पिछले वीडियो में अपने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किया था। आज अपन करते हैं रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेस्पिरेटरी सरफेस। कार्बोनिक एसिड, सोडियम व पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स तथा कार्बामिनो कंपाउंड रक्त द्वारा फेफड़ों में लाए जाते हैं, जहाँ पर वे विभिन्न कारकों के प्रभाव से भंग होकर मुक्त CO2 को परिमुक्त करते हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण ये यौगिक विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त कर देते हैं, जो वायु में विसरित हो जाती है। जैसे H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के कारण H2O और CO2 में टूट जाता है, तो CO2 जो होती है वो रिलीज हो जाती है। इस प्रकार से पोटेशियम बाइकार्बोनेट ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एसिडिटी के कारण पोटेशियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एसिडिटी के कारण सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बामिनो कंपाउंड जो बने थे, ऑक्सीजन के उच्चतर सांद्रण के कारण, यानी हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण जो है वो कार्बामिनो कंपाउंड टूट करके हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस प्रकार से जो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाती है और लंग्स से ये एक्सपीरेशन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट आता है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग इफेक्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन की अधिकता में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, परंतु ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो कार्बन के साथ ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, परंतु जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अपने सर्दियों में बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जला करके अगर रात को रखते हैं तो उसमें कई बार ये पाया जाता है कि उसमें सोने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये इस तरह की घटना जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसका जो पॉइजनिंग है वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है उसकी अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 230 गुना अधिक तेज़ी से हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करती है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है उसकी अपेक्षा जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है बहुत अधिक तेज़ी के साथ बनता है। तो ऑक्सीजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो पाती, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और जहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होती थी वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जल्दी टूटता नहीं है और वो एक अधिक स्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन को उसमें जोड़ने की जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को जोड़ने की वो नहीं रह पाती और इसके कारण
ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य की जो है वो डेथ हो जाती है। यदि इंस्पायर्ड एयर में CO की मात्रा 0.02% से भी कम हो तो सिर दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। यदि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड सांद्रण ऑक्सीजन का केवल 1/230 लगभग 0.1% CO हो तो 1 घंटे में अचेतन आ जाती है एवं लगभग 4 घंटे में मृत्यु हो सकती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड से जो पॉइजनिंग होती है वो उसका शरीर, व्यक्ति का जो शरीर है, उसकी त्वचा जो है वो चेरी लाल रंग की हो जाती है, क्योंकि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो चेरी लाल रंग का होता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मनुष्य की जो त्वचा है वो चेरी लाल रंग की हो जाती है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब आते हैं हम कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है। रेस्पिरेशन का कंट्रोल 2 तरीके से होता है, एक नर्वस कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल। पहले लेते हैं नर्वस कंट्रोल। जंतुओं में ब्रीथिंग की क्रिया तंत्रिका के नियंत्रण में होती है। मस्तिष्क के मेडुला में स्थित एक जोड़ी केंद्र रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाते हैं, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को की पेशियों से संबंधित होते हैं। दोनों 2 सेंटर जो होते हैं, एक इंस्पिरेशन सेंटर कहलाता है, दूसरा एक्सपिरेशन सेंटर कहलाता है। दोनों सेंटर एक साथ काम नहीं करते। जब पहला यानी इंस्पिरेशन सेंटर सक्रिय होता है तो दूसरा यानी एक्सपिरेशन सेंटर निष्क्रिय रहता है, तथा जब दूसरा यानी एक्सपिरेशन सेंटर सक्रिय होता है तो पहला इंस्पिरेशन सेंटर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। यही कारण है कि एक बार इंस्पिरेशन की क्रिया होती है तो दूसरी बार एक्सपिरेशन की क्रिया होती है। इन 2 सेंटर के अलावा एक सेंटर और पाया जाता है जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। यह इंस्पिरेशन सेंटर को सक्रिय करता है। इंस्पिरेशन सेंटर से नर्व इम्पल्स उत्पन्न होती है और नर्व इम्पल्स जो है वो इंटरकोस्टल मसल तथा डायफ्राम तक पहुंचता है, जिससे पेशियों का संकोचन होता है, वह इंस्पिरेशन होता है। इस प्रकार इंस्पिरेशन तंत्रिक या नियंत्रण में यानी नर्वस कंट्रोल में होता है। इंस्पिरेशन के दौरान एल्वियोलाई की जो वाल होती है, भित्ति होती है, वो उस पर दबाव पड़ता है, खींचती है, जिससे उन पर स्थित रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं तथा आवेग एक उत्पन्न करते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर को वैगस तंत्रिका द्वारा भेजा जाता है। यह आवेग न्यूमोटैक्सिक सेंटर पर जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इंस्पिरेशन सेंटर को निष्क्रिय कर देता है। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है एक्सपिरेशन सेंटर को स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार एक्सपिरेशन सेंटर इंटरकोस्टल पेशियों को रिलैक्स करता है और परिणाम स्वरूप एक्सपिरेशन की क्रिया होती है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्रिया चलती रहती है। दूसरा है केमिकल कंट्रोल। कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा pH, ये श्वसन के जो या रेस्पिरेटरी जो सेंटर होते हैं उनको उत्प्रेरित करके ब्रीथिंग की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। CO2 का प्रभाव, इसे हेल्डन इफेक्ट भी कहते हैं। CO2 की मात्रा का रुधिर में घट या बढ़ जाने पर श्वसन केंद्र स्वयं उत्प्रेरित होकर श्वसन दर को बढ़ाता या घटाता है। यदि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज के समय में होता है, तो
रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होकर के रेस्पिरेटरी मसल्स को तेज़ी से श्वसन के लिए आवेग उत्पन्न करता है या आवेग भेजता है, जिससे फेफड़ों द्वारा CO2 जो है वो शीघ्रता से निष्कासित की जाती है। O2 का प्रभाव। ऑक्सीजन भी श्वसन दर को नियंत्रित करता है, परंतु ऑक्सीजन का सांद्रण का प्रभाव जो है सीधे श्वसन केंद्र पर न पड़ करके हृदय से रुधिर ले जाने वाली कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप की दीवार में उपस्थित सूक्ष्म कीमो रिसेप्टर पर पड़ता है। O2 की मात्रा बढ़ने पर या घटने पर उत्प्रेरित होकर के ये कीमो रिसेप्टर श्वसन केंद्र को श्वसन दर बढ़ाने या घटाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार O2 भी ब्रीथिंग को नियंत्रित करती है। इफेक्ट ऑफ pH। रुधिर में थोड़ा सा भी pH में परिवर्तन श्वसन केंद्र को उत्प्रेरित करते हैं। CO2 की मात्रा रुधिर में बढ़ने से pH कम हो जाती है, वह अम्लता बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा से pH कम क्यों हो जाती है? क्योंकि CO2 जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड के कारण pH जो है वो कम हो जाती है। एक्सरसाइज के समय रुधिर की एसिडिटी बढ़ जाती है, अतः श्वसन केंद्र उत्प्रेरित होकर के श्वसन दर बढ़ा देता है। रुधिर में CO2 की कमी pH को बढ़ाता है। जब ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा कम होती है तो pH बढ़ जाता है और रुधिर की एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। इसके कारण श्वसन केंद्र का उत्प्रेरण कम हो जाता है, यानी श्वसन केंद्र जो है वो स्टिमुलेट न होकर के निष्क्रिय हो जाता है और वह श्वसन दर घट जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कंट्रोल है श्वसन का कि नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल से श्वसन की क्रिया जो है वो नियंत्रित रहती है।